नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम जोबिका लियाकत है। न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त 4:50 हो रहे हैं और आप गूंज देख रहे हैं। देखिए, प्लान बहुत सिंपल था। प्लान ये था कि आज देश में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान हो रहा है। 5 बजे तक वो मतदान चलना है। उसके बाद 6 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी और जो नतीजे हैं वो सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन बगल ही के देश में जिस तरीके के हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, वहां की तस्वीर आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और सिर्फ तस्वीर नहीं, ये खेल कुछ और है क्या? ये जो कठपुतली का खेल चल रहा है, इसके धागे कहीं और जुड़े हैं क्या? आप जानते हैं, कल से भारत के साथ सालों से रोटी बेटी के रिश्ते में बंधे नेपाल में ऐप बैन पर ऐसा कोहराम मचा कि वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद छोड़कर इस्तीफा देकर भागना पड़ा। वहां के वित्त मंत्री को सड़कों पर दौड़ा दौड़ाकर पीटा जा रहा। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा, उनकी पत्नी, नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देवबा, भीड़ ने हमला कर दिया है। गंभीर रूप से वो जख्मी है, बहुत सारी चोटें आई हैं। काठमांडू में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई है। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब जब ये तस्वीरें सामने आ रही थी तो आपको क्या कुछ कनेक्टिंग डॉट्स नहीं लग रहे थे? हमें तो लग रहे थे, क्योंकि हमें कुछ पुरानी तस्वीरें भी याद आ रही थी। आज जो तस्वीर नेपाल से सामने आ रही है, आज से 1 साल पहले हूबहू वैसी ही तस्वीर बांग्लादेश से भी आई थी। ऐसे ही अचानक युवाओं की भीड़ ढाका से सरकारी इमारतों पर हमला बोलती है। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के स्टैच्यू को तोड़ देती है। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर अचानक सरकार के खिलाफ हिंसा भड़क जाती है। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ हिंसा भड़की। नेपाल में सरकार को गिराने का पैटर्न लगभग बांग्लादेश जैसा ही। अचानक एक संगठन हामी नेपाल पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाता है। हामी नेपाल लीडर है सुदन गुरुंग, उम्र है 36 साल। आंदोलन के नेता वो बनकर उभरते हैं, लेकिन ये आंदोलन बार बार वहां के युवा जेन जी कह रहे हैं कि कोई लीडर नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। अब बड़ा सवाल ये है, पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल, और ये सब कहां स्थित है? अचानक यहां के लोग सड़कों पर उतर आते हैं। अचानक चुनी हुई सरकार के खिलाफ गुस्सा उमड़ आता है। अचानक लोकतंत्र की इमारतों पर भीड़ तंत्र का कब्जा हो जाता है। क्या ये महज एक संयोग है या कोई प्रयोग है? क्योंकि अगर ये एक प्रयोग है तो छोटी छोटी मांगों की आड़ में सिस्टम को बर्बाद करने का ये खेल बहुत गहरा है क्या? ये सवाल पूछ रहे। और आज गूंज में बड़ा सवाल यही है कि भारत के चारों तरफ जो अचानक प्रदर्शन की आग लगी है, उसके पीछे क्या कोई टूल किट गैंग है? हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि देखिए, नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर लंबे अरसे से आंदोलन चल ही रहे हैं। गाहे बगाहे सुर बुलंद होते ही रहे। ये कहा गया है कि आम आदमी तो परेशान होता चला जा रहा है, लेकिन ये जितने भी नेता हैं, इनके बच्चे, इनका परिवार एकदम फल फूल रहा, समृद्ध हो रहा। ये सब ट्रेंड कर रहा था। और ये आप ये जो अभी इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीर है। वहां का एक लोकल चैनल है जिसको आग के हवाले कर दिया है। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए हो रहा है, कब तक होगा, इन सारे सवालों का जवाब तलाशेंगे। शुरू करते हैं गूंज। मेरे साथ जो खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे मैं पहले आपका तारुफ करवा देती हूँ और फिर बता दूं, आनंद तिवारी मेरे सहयोगी आज सुबह से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इस वक्त आपको आनंद दुबे जी दिखाई दे रहे हैं, शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बिल्कुल बीच में आपको विवेक श्रीवास्तव दिखाई दे रहे हैं,
जो कि लेफ्ट के लीडर हैं। पंकज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनफैक्ट राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस का पक्ष भी अक्सर रहते हैं। हर्षवर्धन जी मुझे यहाँ स्टूडियो में दिखाई दे रहे हैं, अब से कुछ ही देर में वो हमको ज्वाइन करने वाले हैं। अभी मैं आनंद का रुख करती हूँ और उसके बाद आनंद, इस वक्त की स्थिति सुबह, आनंद के बारे में ये बहुत सारी लेडीज से बात करी अभी हमने। आनंद मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सुबह आपके साथ जुड़ी थी यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर, मतलब सुनसान सड़कें थी, लोग दुकान खोल रहे थे और शाम होते होते तो पूरी स्थिति परिस्थिति बदल गई। आनंद देखिए बिल्कुल रूबिका, यहाँ के यूथ थे, हमसे इनसे बात कर रहे थे, इनकी कुछ नाराजगी थी और इनका कहना था कि ये केवल सोशल मीडिया वाला इशू नहीं है। और जैसे हम भी सुबह से बता रहे हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी, करप्शन का मुद्दा था, जिससे कि जो जेनजी रिवोल्यूशन था, जो युवा थे वो नाराज थे, दुखी थे, सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। एक भाई साहब यही बात करना चाह रहे हैं, बोलिए आप। ऑन है, अरे संयमित भाषा में जी। ठीक है, क्या है कि इंडियन मीडिया ने जो फेसबुक बैन पर, जो सोशल मीडिया बैन पर आंदोलन हुआ, इस हिसाब से कल रिपोर्टिंग किया, उस हिसाब से नहीं थे हम। ये देश के बेरोजगार के लिए, ये देश में जो करप्शन हो रहा है, जो नेता लोग मस्ती कर रहे हैं, जनता लोग पीस रहे हैं, जनता लोग मर रहे हैं, इसके लिए हम यूथ ने आंदोलन शुरू किए थे। ये गलत हुआ, इस हिसाब से मेरा कहना इतनी है कि ये सोशल मीडिया के बैन के ऊपर नहीं है, ये हमारा अपना यूथ का आंदोलन। असली मुद्दे थे वो ये थे जिनकी सरकार ने सुध नहीं ली, जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों सुनेगा सरकार? सरकार तो हमारा था ही नहीं, वो तो सब करप्ट लोग का था, वो दलाल भ्रष्टा का सरकार था। जनता का सरकार अब बनेगा। जब सरकार देखना चाहते हैं नेपाल में युवाओं के लिए, आपकी बहनों के लिए, बच्चों के लिए, कैसी सरकार देखना चाहते हैं आप? Well, I want to see like this in Nepal. It's not remoted by any country. You know, it should be operated from the Nepal. क्या समझे? आपका अपना खुद का अस्तित्व है। Yes. You know, तो इनको कौन रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं? आनंद पूछे ना, कौन रिमोट कंट्रोल से चला रहा है? All the government until now, so they are playing, especially from the India. They play the remote on Nepal. India never want a peace and progresses about the Nepal. You understand? Yeah, that's why you see, you just say the Lipu Lake Limpiadura. You know, it belongs from the Nepal. It belongs from the our blood. You know, how it's come from the India? देखिए बिल्कुल ये लोग हैं, इनके अपने। If you go to the Greater Nepal, if you go to the Greater Nepal, half of Patna is Nepal. सर मेरी बात सुनिए ना, ये आनंद, प्रॉब्लम ये है कि मैं जानती हूँ आप वहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपको तमाम लोगों को सुनना है। वहाँ के मुद्दे अभी लिपू लेक को लेकर नहीं है। केपी ओली वही मुद्दा तो लेकर गए थे चीन के पास, उसी केपी ओली को इन्होंने उखाड़ फेंका है और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उनकी बात सुन रहे हैं। पर इज इट लिपू लेक मुद्दा क्या है आज की तारीख में, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और आनंद जो है वहां के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद पूछिए ना, आप कौन सी सरकार चाहते हैं? कौन होगा वो चेहरा? क्या चेहरा बालेन शाह को चाहते हैं? क्या वो चेहरा जो ये हामी नेपाल हैं उनके संस्थापक को चाहते हैं? कौन सा चेहरा चाहते हैं? आनंद, अगर स्थिति में है आप बात करने, उन लोगों से बात करने की स्थिति में है तो आइए। देखिए बिल्कुल रूबिका, यहाँ पे लोग हैं, उनके अंदर अपना गुस्सा, जायज गुस्सा है कि यहाँ पर उनकी जो बेसिक डिमांड थी वो पूरी नहीं की गई। आप अब ये बताइए, अब कैसी सरकार आप चाहते हैं? जनता का सरकार चाहिए, स्वतंत्र युवा के जनता का सरकार चाहिए। हम ये कोई पॉलिटिकल पार्टी, कुछ भी नया पुराना, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सरकार हम नहीं मानेंगे। हमको सरकार चाहिए, फ्री सरकार चाहिए, जो सरकार जनता के लिए काम करे, जो सरकार जनता के लिए कुछ करे, ऐसा सरकार होना चाहिए। अब हमारे जो ताकत है उसके लिए हमको अपना सरकार चाहिए। ये दूसरा चाइना वाला, इंडिया वाला, जो रिमोट से चलने वाला सरकार हमको नहीं चाहिए। देखिए बिल्कुल ये भाई साहब भी यही बोलते हैं। आइए जरा, ये आपको लग रहा था आपकी बात नहीं रखी गई, आपकी बात लाइव जा रही है। आप फिर से बोलिए, हमारी रूबिका लियाकत ने आपके लिए फिर से बोला कि आप अपनी बात पूरी करिए। अच्छा ठीक है, तो हम नेपाल में हम अभी यूथ कैसा गवर्नमेंट चाहते हैं कि ये बिना किसी का रिमोट का न चले।
ठीक है, हमको लिपिया दुरा लिपुले के बारे में डट कर लड़ने वाला नेता चाहिए। ठीक है, जो नेपाल पर प्यार करता है वैसा नेता चाहिए। हमको करप्शन गवर्नमेंट नहीं चाहिए, समझे। और अभी हम चेंज वाला होने वाला गवर्नमेंट ऐसा चाहते हैं कि जो नेपाली के हित के लिए काम करे, कि किसी दूसरे देश के लिए नहीं। ठीक है, तो देखिए रूबिका, ये इनकी बातें थी और इन्होंने अपनी बात रखी कि ये कैसी सरकार चाहते हैं, ये कैसा प्रजातंत्र चाहते हैं, ये कैसा माहौल चाहते हैं यहाँ पर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, यूथ के लिए। आनंद, मैं समझ पा रही हूँ, आपकी दिक्कतों को भी समझ पा रही हूँ। आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आपको सबको सुनना भी है। अब मैं ज़रा यहाँ पे तमाम जो मेरे मेहमान हैं उनका एक एक करके, सबसे पहले हर्षवर्धन जी मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। ये क्या दिखाई दे रहा है? ये ऑर्गेनिक लगता है क्या आपको जो कुछ भी? आनंद, थैंक यू सो मच। देखिए रूबिका, निश्चित तौर पर वहाँ के छात्रों में, वहाँ के नौजवानों में गुस्सा बहुत है और गुस्से की मूल वजह वही है, बहुत करप्शन रहा। 17 वर्षों में अगर 13 प्रधानमंत्री बदल जाएं तो इसी से अनुमान लगाइए कि वहाँ की जो पार्टियां हैं वो सिर्फ सत्ता के लिए कुछ स्टॉप गैप अरेंजमेंट कर रही थी। विशेष करके जो कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ की रही वो पूरी तरह से जनता के जो उनकी उम्मीदें थी, उनकी जो आकांक्षाएं थी वो उस पर फेल हुई। और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात थी, राजशाही 2008 में अंत हुई, रहस्यमय तरीके से राज परिवार के लोगों की जान गई और उसके बाद से जो सत्ता चली है उसने करप्शन में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो सिर्फ और सिर्फ कभी अमेरिका, कभी चाइना और थोड़ा बहुत पाकिस्तान, उनके उसमें ही रह गए। 2008 के बाद से भारत के साथ भी रिश्ते बहुत ठीक नहीं रहे। वो लगातार एक पुशिंग की जाती रही कि नहीं नहीं अब तो भारत भी दबाव बनाना चाहता है और आप देखिए जो बात कर रहे थे वहां भी थोड़ा बहुत वो दिखा। उसका उपयोग किया गया है बिना किसी संकोच के। मैं कहूंगा ये ढाका मॉडल है, बिना किसी संकोच के मैं कहूंगा कि ये चाइना और अमेरिका का प्लेग्राउंड जो बन गया था उसका नुकसान है। बिना किसी संकोच के मैं कहूंगा जो कम्युनिस्ट शासन था, जो आमतौर पर डिक्टेटरशिप में जाता है। आप देखिए कम्युनिस्ट शासन जहां भी रहा है वो एक समय के बाद वहां डेमोक्रेसी नहीं रह जाती और नेपाल में भी वही होता हुआ दिखा। करीब 20-22-25 बच्चे मर गए, वहां 300-400 ज्यादा लोग घायल हैं। अब तो जो गुस्सा है वो संख्या बहुत बढ़ गई और मुझे लगता है, मैं अपील भी करूंगा क्योंकि वहां भी लोग आपको देख रहे हैं, नेपाल के नौजवानों को अपना भविष्य खुद तय करना होगा। भारत ने कभी डिक्टेट नहीं किया। भारत के लिए नेपाल उसी तरह से जैसे हम अपने देश को मानते हैं वैसे ही उस देश को भी मानते हैं। वो ठीक है, अलग अलग देश हम भले हैं, हमारी सीमाएं एकदम खुली हुई हैं, हमारी सीमाएं ओपन, हमारे एक दूसरे से संबंध ओपन है। आप अपनी संपत्ति को, अपने देश को जलाना, बर्बाद करना बंद कीजिए। अमेरिका और चाइना आपको डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपकी अपनी सरकार होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अब जहां देखिए ना, आप एक के बाद एक जो तस्वीरें आ रही है वो सच में ऐसी तस्वीरें हैं जो किसी को भी परेशान कर सकती है। और एक रिस्पॉन्सिबल पड़ोसी होने के नाते इस पर ये चर्चा करना कि क्यों हो रहा है। और केपी ओली पहले का इस्तीफा दे दिया, फिर कहा विशेष विमान जो है वो तैयार है, वो दुबई जो है स्वास्थ्य के लिए वहां पर चले जाएंगे। ओली ने सिर्फ और सिर्फ ये सोचा कि वो भारत के साथ विवादों को बढ़ाकर अलग अलग तरीके से कभी मैप बताना, कभी सीमा बताना, कभी काली नदी का विवाद करना, चाइना की गोदी में जाकर उनको लगता था कि हम सब ठीक कर लें। अब हुआ क्या कि जिस तरह के जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बदले उसमें चीन भी भारत के अगेंस्ट पूरी तरह से खुलकर नहीं हो सकता था। साफ साफ शी जिनपिंग ने उनसे कह दिया कि भैया तुम्हारा और भारत का मसला है, हमको बीच में मत लाओ। केपी शर्मा ओली जितने समय से सरकार चला रहे थे बेहद करप्ट, जनता के हितों के विपरीत ये कम्युनिस्ट सरकार चल रही थी जिसका खामियाजा क्योंकि बार बार कम्युनिस्ट सरकार का जिक्र आ रहा है। विवेक श्रीवास्तव, मैं चाहूंगी कि इस पर आप रिस्पॉन्ड करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर नेपाल से आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। जलनाथ खनाल की पत्नी को जिंदा जलाने की इस उग्र भीड़ की तरफ से कोशिश हुई है। अब हालात एकदम बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ये इस वक्त की दिल दहला देने वाली खबर है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री जलनाथ की पत्नी को जिंदा जलाने की पूरी कोशिश थी। अभी हमें जानकारी मिल रही है
कि वो बुरी तरह से आग की चपेट में आ गई, गंभीर रूप से झुलसी हुई हैं, हालात बहुत नाजुक हैं और उनकी हालत भी, उनकी स्थिति भी अभी बहुत नाजुक है। विवेक ये बता रहा है कि नेपाल में अभी कंडीशन, कल हमें लग रहा था कि नहीं सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आज सुबह तक लगा था कि ऐप्स को के बैन को वापस ले लिया है, अब स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन अब दिख रहा है कि अभी के जो प्रधानमंत्री है वो इस्तीफा देकर अपने हाथ को एकदम फ्री कर चुके हैं। लेकिन आप देखिए जो तस्वीरें आ रही हैं, जलनाथ खनाल की पत्नी को जिंदा जलाने की पूरी कोशिश थी। जी देखिए, वायलेंस के सब खिलाफ हैं, हम भी वायलेंस के खिलाफ हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी को थोड़ा सा नेपाल का ज्ञान कम है। मैंने अभी फोन, आज सुबह से मैं नेपाल में मिला रहा था, मेरे मित्र जो कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ मंत्रियों उसमें भी थे, तो मेरी उनसे आज बात हुई तो उन्होंने कहा एजुटेशन स्टूडेंट्स का था, पीसफुल था, सोशल मीडिया ऐप के बैन के अगेंस्ट था और वो वायलेंस में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें अलग अलग एलिमेंट्स जुड़ते चले गए। कुछ लोग वो थे जो चाहते थे डेमोक्रेसी ना रहे, राजा का शासन आए, कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरी पार्टियों को समर्थन करते थे और फाइनली ये चीज आउट ऑफ द कंट्रोल हुई। यही चीज बड़े सिमिलर तरीके से श्रीलंका में हो चुकी है, वहां पे सरकार बदली, एक वामपंथी सरकार आई, बांग्लादेश में हुई, 10 साल तक जब बिना इलेक्शन के एक प्राइम मिनिस्टर वहां पर थी और लीडर ऑफ अपोजिशन को डिटेंशन में रखा हुआ था, वो सरकार वहां पर गई। विवेक में समझ नहीं पा रही हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या ये जो ये प्रोटेस्ट किस लिए हुआ है? जो उदाहरण दे रहे हैं वही इनको बता रहा है। विवेक जी थोड़ा तो समझ के एक लाइन बोलिए ना, आप कह रहे हैं कम्युनिस्ट सरकार आई, सुनते रहिए ना सर, आई ना लेफ्ट की सरकार श्रीलंका में, आई कि नहीं आई? मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब थोड़ा समझ के तो बोलिए ना। आपने कहा कि नेपाल की स्थिति नहीं पता, मेरे नेपाल में ढेर सारे लोगों से संपर्क है और लगातार मैं उनसे बात के आधार पर ये बात कह रहा हूँ। वहां के लोग नेताओं के भ्रष्टाचार से, उनके जो लेविश लाइफस्टाइल थी उससे नाराज, और ये सोशल मीडिया पर बैन की वजह से नहीं, सोशल मीडिया चूंकि उनको एक्सप्रेस करने का अवसर दे रहा था उसकी वजह से। बाकी लोगों ने उस आंदोलन का फायदा उठाया, जिनके पॉलिटिकल एम्बिशंस थे वो उसमें जुड़े। शुरुआत ये स्टूडेंट्स ने करी और स्टूडेंट्स तोड़-फोड़ नहीं चाहते थे, ये अपने अपने व्यक्तिगत गेन्स के लिए जो राइवल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। ये बड़ी सीधी सी बात है, मैं वायलेंस का पक्षधर नहीं हूं। दूसरी बात सर, आप कह रहे हैं अमेरिका, आप कह रहे हैं चाइना, आप कहते हैं घुसपैठिए, जितने इंटरव्यूज और जितने पैकेजेस और जितना मर्जी आप सोशल मीडिया पे आज आप चले जाइए, आपको नेपाल के लोग एक एंटी इंडिया वॉइस ही बोलेंगे सारे। और 11 साल के अंदर ये मोदी साहब की एक बड़ी अचीवमेंट है कि ये पूरे देश, जो हमारा पड़ोसी देश है, उसके नागरिक आज एंटी इंडिया होकर के ये सारे आंदोलनकारी वही कह रहे हैं। विवेक जी लेकिन आपको समझना होगा कि एक आम आदमी, नहीं विवेक जी आप गड़बड़ कर जाते हैं। एंटी इंडिया सोच वहां का आम आदमी नहीं, वो तो रोटी बेटी में यकीन करने वाला है। यहाँ बहुत से लोग नेपाली जो है काम करते हैं और बहुत से हिंदुस्तानी वहाँ नेपाल में काम करते हैं। विवेक श्रीवास्तव, एंटी इंडिया सोच है, आप सरकार को जरूर कह सकते हैं, क्योंकि वही गए थे ना चीन की गोद में बैठने। सर कौन गया था? चीन की गोद की बात मत करिए। लिपू लेक को लेकर सबसे पहले इसी मोदी को लेकर बार बार तमाम तरीके के बयानात निकल कर आ रहे थे ना। अभी ओली का पुतला फूका जा रहा है कि नहीं फूका जा रहा है? फूका जा रहा है, बिल्कुल फूका जा रहा है, लेकिन यही काला पानी का विरोध कर रहे थे, यही लिपू लेखा का मसला लेकर चाइना के पास गए थे ना। नहीं आप एंटी इंडिया नहीं, एंटी कम्युनिस्ट शासन है, पहले इसको समझिए। ये बेवजह इसको जलेबी घुमाने की कोशिश करें। एंटी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है, उसमें एंटी इंडिया कहां से आ गया? आप हर चीज में एंटी इंडिया डाल देते हैं। एंटी इंडिया है ही नहीं। इस समय भी आप ये बात कर रहे हैं, और ये तो जब किसी भी देश में कुछ होता है तो बड़े देशों का नाम लेते हैं। और आप कह रहे हैं विवेक जी प्लीज, ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ेंगे आप कि जहां पर इस सरकार को इस सरकार का वास्ता नहीं है, क्या लेना देना ओली है, एंटी कम्युनिस्ट पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है, और वहां पर सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर घुस रही है भीड़। अरे आपके खिलाफ थोड़ी नारेबाजी हो रही है, वहां के प्रधानमंत्री के खिलाफ हो रही है नारेबाजी। आपको क्यों दर्द हो रहा है? अरे आपको क्यों दर्द हो रहा है? और वो इंडिया का नाम ले रहे हैं। अरे भैया आप थोड़ी वहाँ चुन किए गए हैं, किस बात का दर्द हो रहा है आपको? देश में कम्युनिस्टों से इसीलिए समस्या है। किस बात का दर्द है आपको? भाई भ्रष्टाचार करेगा आदमी, उसके खिलाफ अगर प्रोटेस्ट होगा तो बताइए कि आप यहाँ पर बैठ के काहे दर्द आपका होने लगेगा पेट में? नहीं, यहाँ पे हमारी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे यहाँ पे राइट विंग के लोग। अरे भैया नेपाल में हो रहा है, आप यहाँ क्यों घूम के आ रहे हैं?
हर चीज में मैं आपको इसलिए इंडिया घूम के क्यों आ दिख रहा जाता हूं। है? मैं इसलिए घूम के आ रहा हूं क्योंकि आपको बांग्लादेशी एंटी इंडिया लगा, घुसपैठिया दिखा, लेकिन अगर नेपाल के लोग एंटी इंडिया बोलेंगे फिर भी वो घुसपैठिया नहीं है, वो भारत में रह सकते हैं, क्योंकि एक का धर्म इस्लाम है क्या और कहना दूसरे का चाह रहे हैं? हिंदुइज्म। अरे बाबा, ये भी इसमें थोड़ा भी सा धर्म समझिए। ढूंढ लाया। वो कमाल आपको कर हर दिया जगह आपने, मैं कहता सच हूं, में मतलब अद्भुत कर आपके दिया। आईक्यू को, बांग्लादेशी आपके घुसपैठिए आईक्यू को और और हर्षवर्धन त्रिपाठी भी आप आपके नहीं बोलेंगे। कुतर्क वाली शक्ति को सच में सामने वाले को 10 सलाम ठोकने पड़ेंगे। मैं तो ना ठोकूं। तो हाँ, आप नेपाली मतलब घुसपैठिए इसमें भी होते हैं हिंदू कि नहीं मुसलमान होते? ढूंढ कर ले ही आए। रूबिका, कमाल की बात ये हिंदू है, मुसलमान ढूंढ के यहाँ शेख भी ले हसीना, आए। शेख हसीना आप हमारे देश में है। कम्युनिस्टों को कसम से मतलब क्या हमारी पाठ पढ़ाया मित्र- जाता है? किस हमारे- मिट्टी के बने हैं आप लोग? नहीं, मैंने क्या गलत बोल दिया? आप धर्म के अनुसार घुसपैठिए का देश status को decide कमजोर, अरे करेंगे। घुसपैठी और क्या क्या आप बोले जा रहे हैं? इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, इसमें घुसपैठिया नहीं है। आप क्या नेपाल पर डिबेट करने आए या कुछ और आपका मन है? बिल्कुल नेपाल पर आपको क्या debate दूसरा कर रहा मुद्दा हूं। बताया गया था क्या? नेपाली citizens ने जो किसी हिंदुस्तान भी में विषय है, पर आपको उसको सिर्फ आप और सिर्फ घुसपैठिया देश को नहीं कमजोर बोलते, करने वाली बात क्योंकि करनी है। वो एक धर्म विशेष के हैं। आप ये समझिए, ये दुनिया भर में चैनल देखा जाता है, भारत का राष्ट्रीय चैनल, और उसपे आप इस तरह की बात कर रहे हैं। वहाँ घुसपैठिया हो जाता है, ऐसा है, बदल जाती ऐसा है सर। विवेक जी प्लीज, विवेक जी प्लीज, आई रियली रिस्पेक्ट यू, पर मुझे लगता है कि इस वक्त आप उस स्थिति में नहीं हैं कि आप ठीक से बात कर पाए। मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप हैं तो मैं आपको फिर से ठीक से टेक अ डीप ब्रेथ और मैं दोबारा आपके पास आती हूँ, ठीक है? यूपी से सटे नेपाल के नेपालगंज में केपी शर्मा ओली के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ चौराहे पर लगी पीएम ओली की मूर्ति को प्रदर्शनकारियों ने कैसे ढा दिया। ताहिर हुसैन हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे। एक रिपोर्ट जल्दी से आपको दिखाती हूँ, फिर मेरे दो और खास मेहमान, उनका रुख करूंगी। ये देखिए, ये नेपाल का ये बीपी चौक है और यहाँ पर आप देखिए मेरे पीछे ये नेपालगंज का बीपी चौक है और यहाँ पर नाराज जो लोग हैं, जो युवा नाराज हैं, वो पीछे जो है केपी ओली की मूर्ति लगी है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका गुस्सा है लगातार, इसको दिखलाओ, ये जो है किस तरीके से जो लोगों में गुस्सा है वो अब सामने आ रहा है। जिस तरीके से भ्रष्ट बता रहे हैं ओली सरकार को और इसको हटाने की यहाँ के युवा मांग कर रहे हैं, क्योंकि कई छात्रों की जान जा चुकी थी, उसी बात की नाराजगी है। देखिए ये बीपी चौक का इलाका है ये पूरा, और यहाँ पर भीड़ जो है वो लगातार अपने गुस्से का इजहार कर रही है। और ऐसा लगता है कि कुछ ही देर में ये जो ओली जी की मूर्ति लगी है यहाँ के, ये देखिए इसका हाथ टूट कर गिर गया और ये लगातार इसको तोड़ा जा रहा है मूर्ति को। गुस्साए लोग हैं, युवा हैं, इन्होंने तमाम जो है दफ्तरों में आज आगजनी की है और तमाम आप दिखाइए भीड़ यहाँ पर दिखाइए किस तरीके से जो है ये यहाँ पर पूरा इलाका जो है वो सुबह से ही लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर पूरा जो युवा है वो हर तरीके से अपने गुस्से का इजहार कर रहा है और लगातार जो है उनकी मांग है कि जो ओली सरकार है उसको हटाया जाए और दूसरी सरकार का गठन किया जाए, क्योंकि तमाम मासूम बच्चों की कल जान गई है। उसमें जिस तरीके से प्रदर्शन में गोली चली थी उसको लेकर तमाम जो है बड़ी खबर आ गई है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है। एक के बाद एक इस्तीफों की आज लाइन लगी हुई है। नेपाल में मचे उपद्रव के बीच खबर यह आ रही है कि नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं सिर्फ केपी शर्मा ओली ही नहीं, इससे पहले चाहे वो शेर बहादुर रहे हो, चाहे वो पुष्प प्रचंड रहे हो, इन सारे के सारे प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमला बोल दिया था, धावा बोल दिया था इस जेन जी ने। और अब ये केवल जेन जी का प्रदर्शन या प्रोटेस्ट लग नहीं रहा है, ये बहुत आगे तक पहुंच चुका है। नेपाल में ये उपद्रव रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त अब सेना सब कुछ अपने हाथों में, अपने कंट्रोल में ले सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आनंद दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आपका इसमें टेक क्या? आपको क्या लगता है नेपाल में जो इस वक्त हो रहा है? आपने विवेक जी को भी सुनी लिया होगा, वो तो इसमें भी हिंदू मुसलमान ढूंढ लाए हैं। रूबिका जी नमस्ते। देखिए, आपके चैनल को जो भी नेपाल में भाई बहन देख रहे हैं, हम सबसे पहले उनसे यही निवेदन करेंगे कि आप लोग शांति बनाए रखें। किसी भी देश में जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है, लोगों की जान माल का नुकसान होता है। जिस प्रकार 20-22 छात्रों की मौत हुई है या 500 से ज़्यादा घायल हुए हैं, ये अच्छी बात नहीं है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी जनता के लिए, किसी भी देश के लिए। नेपाल चूँकि हमारा पड़ोसी देश है, शुरू से हमारा अच्छा मित्र रहा है। बहुत सारे नेपाल के नागरिक हमारे देश में आकर रोजी रोटी करते हैं। बहुत सारे हमारे टूरिस्ट
हमारे पर्यटक नेपाल जाते हैं, तो एक हमारा आपसी भाईचारा का रिश्ता रहा है। तो अगर आज नेपाल में दुख है या नेपाल में एक उपद्रव है या हिंसा देखने मिल रही, तो कहीं ना कहीं हमें भी दुख पहुंचता है। हम एज अ भारत, एक देश होने के नाते, एक पड़ोसी होने के नाते हमेशा यही चाहेंगे कि नेपाल सुरक्षित रहे, नेपाल खुशहाल रहे। लेकिन चूंकि अब वहाँ एक उपद्रव शुरू हुआ है रूबिका जी, अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग आनंद जी देखिए, जब आप ये बात कर रहे हैं ना, तो मैं संजय राउत का एक ट्वीट देख पा रही हूँ, नेपाल टुडे एक्सक्लेमेशन मार्क है, और फिर लिख रहे हैं ये स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर लिख रहे हैं सावधान, फिर वापस एक्सक्लेमेशन मार्क, भारत माता की जय एक्सक्लेमेशन मार्क, वंदे मातरम एक्सक्लेमेशन मार्क। बीजेपी फॉर इंडिया नरेंद्र मोदी को टैग कर रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं संजय राउत? किस तरफ इशारा कर रहे हैं और किसे इनवाइट कर रहे हैं? नहीं, किसी को पहली बात तो इनवाइट नहीं कर रहे हैं, वो तो सीधा लिख रहे हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, और उसमें भी एक्सक्लेमेशन लगा रहे हैं। किसी भी देश में स्थिति हो सकती है, तो नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है रूबिका जी। किसी भी देश में जब युवा मौत के घाट उतर जाते हैं या उनको गोली लग जाती है या वहाँ एक प्रकार से लोग घायल हो जाते हैं, लोग पुतले जलाने लगे, लोग हॉस्पिटलों में आग लगाएं या स्कूलों को छेड़छाड़, ये अच्छी बात तो है नहीं ना। ये तो हम हमेशा यही कहेंगे कि किसी भी देश में शांति होनी चाहिए। चूंकि नेपाल एक आबादी के हिसाब से 3 करोड़ के पर आनंद जी ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? आनंद जी किस तरफ इशारा कर रहे हैं? संजय राउत क्या बोल रहे हैं? ये किसी भी देश में हो सकता है का क्या मतलब है? सावधान का क्या मतलब है? क्या वो ये कह रहे हैं कि इस देश में भी ये काम हो सकता है? इज ही कॉलिंग फॉर सच इंसिडेंट्स इन आवर कंट्री? हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। हमारे देश का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो आनंद जी आप संजय राउत को समझाइए ना। 140 करोड़ की, अरे मैं वही कह रहा हूँ कि रूबिका जी पहले एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। देखिए, खबरें पहले आ रही थी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर बंद होने की वजह से छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। पहले तो यही खबरें शुरू में आई कुछ घंटों में जब वहाँ पर हिंसा शुरू हुई। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वहाँ एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला था, करप्शन का मामला था, वहाँ पर अनियमितता बरती जा रही थी, वहाँ पे एक दबाव तंत्र काम कर रहा था, लोगों की बात नहीं सुनी जा रही थी, वहाँ की जो कौम है, जो आबादी है, जो समाज है, उसको विश्वास में नहीं लिया जा रहा था। तो एक गुस्सा फूटा है, लोग सड़कों पे आए हैं, लोगों की बात नहीं सुनी जा रही थी। तो ये देखिए, अब एक चीज़ तो आपको समझना होगा कि जब नेपाल में अगर सत्ता सही से काम नहीं कर रही है और बहुत दिन के बाद एक दिन तो गुस्सा लोगों का फूटा, लेकिन फिर भी कोई हिंसा का समर्थन तो नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि आप सड़कों पर टायर जलाना शुरू कर दें, आप रेल रोक दें या आप बस। दीजिए, मैंने पूरी बात आपकी सुनी और मैं कह रही हूँ आपका इंटेंट खराब नहीं है। आपको मैं अच्छे लंबे अरसे से जानती हूँ, आपका इंटेंट खराब नहीं है, लेकिन आपको आज वकालत करनी पड़ी ना संजय राउत की। वंदे मातरम में भी जो आदमी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहा है, भारत माता की जय में जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहा है, उसके ऊपर वो क्या लिख रहे हैं? ये किसी भी देश में हो सकता है। सर, राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन मतलब सबसे खतरनाक दुश्मन भी अपने देश में इस तरीके की स्थिति के लिए नहीं सोच सकता है, चाहे वो कितना भी किसी से भी नफरत करे। और जब ये संजय राउत मैसेज करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, सर ये बताता है कि कहीं ना कहीं बहुत भयंकर तौर पर एक गैप है। किस चीज में? समझ में और सोच में गैप है। देखिए, ऐसा है रूबिका जी, मैं तो देशभक्त आदमी हूं, मैं तो राष्ट्रवादी हूं। मैं मरते दम तक अपने देश के भारत माता की जय और वंदे मातरम कह के ही मरना चाहूंगा। तो मैं तो कभी अपने देश के बारे में बुराई सोच नहीं सकता और सुन नहीं सकता। ये बात हम लोग अब नेपाल पर कर रहे हैं। ये बहुत सर, ये एक सेकंड रुक जाइए। अच्छा हुआ कि आप देखिए, मैं जानती हूँ आप बहुत राष्ट्रभक्त किस्म के आदमी, किस्म क्या हैं आप राष्ट्रभक्त। वेरी इंटरेस्टिंग हर्षवर्धन जी, एक और ट्वीट है और ये पूरा एक जो आप जिसे कहते हैं ना कि व्हाट्सएप में गिरा मैसेज, एक और है। ये भाई साहब लिख रहे हैं, नेपाल टुडे टुमारो इंडिया, ऐसी स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एग्जैक्ट सेम लाइन। ये क्या हो रहा है? ये देश के लोग हैं जो इस वक्त ये लिख रहे हैं। देखिए रूबिका जी, मैं मतलब पिछले कुछ समय के घटनाक्रम को जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये फॉरेन हैंड्स भारत में भी कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन जब हमारे देश के नेता कोई कह देता है विदेशी जमीन पर जाकर भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया,
जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को अंडरमाइन करने की कोशिश होती, कहते नहीं हमारी संवैधानिक संस्थाएं तो खत्म है, वो तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज है। जब हमारी जुडिशियल सिस्टम को, जब हमारे इलेक्शन कमीशन को, सबको आप संदेह के दायरे में लाते हैं, तभी तो ये सब क्रिएट किया जाता है। और जब आप ये कह रहे हैं कि नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं, नेपाल में क्या हुआ भाई? नेपाल में जनता ने सबको किया, और मैं फिर कह रहा हूं 2008 में राजशाही जाने के बाद मैं लोकतंत्र समर्थक हूं, लेकिन दुर्भाग्य से वहां कम्युनिस्टों ने आकर लोकतंत्र की परिभाषा ही बिगाड़ दी। पूरी तरह से वो चीन के इशारे पर काम करते रहे, और जो वहां एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो कभी भी दिखता है वो सिर्फ और सिर्फ चीन की वजह से। आज कमाल की बात यह है कि वहां के लोगों को यह एहसास हो रहा है कि जो कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा था इसको ध्वस्त करना चाहिए। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं जो चलने की स्थिति में नहीं थे, वो प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं। मुझे किसी ने कल वहां से मैसेज किया कि हर्ष जी जो हाथी छाप चप्पल पहन के घूमते थे नेपाल से, हाँ। अब वहां का कोई लोकल ब्रांड होगा स्लीपर का या चप्पल का, जो भी हो, वो प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं। उनके बच्चे जिस तरह की लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसमें लोग टिप्पणी कर रहे हैं, और ये किसी पार्टी का नहीं है, सभी पार्टियों पर भरोसा टूटा है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उस देश में जो गवर्नमेंट चल रही थी, वो गवर्नमेंट उनके आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर रही थी, इसीलिए 17 साल में 13 बार। लेकिन भारत में इस सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद, क्योंकि नरेंद्र मोदी उसी वंशवाद, उसी भ्रष्टाचार, उसे वही जो नेपोटिज्म था, जो नेपो बेबी, नेपो किड्स वहां मूवमेंट चल रहा है जेंजी का, उसी के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। और उसमें भी प्रयास जो नेपो बेबी ही है वही प्रयास करते हैं, नेपो किड्स जो हैं वही प्रयास करते हैं कि भारत के लोकतंत्र को अंडरमाइन किया जाए। और ये आपको एक याद दिला दूं, इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने एक पोस्ट की थी, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, हिंदी में बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि 7 लोक कल्याण मार्ग में स्विमिंग पूल है क्या? ये जब कोलंबो में राष्ट्रपति निवास में लोग घुसे थे, जब ढाका में राष्ट्रपति निवास में लोग घुसे थे, उसके बाद ये पोस्ट उन्होंने की थी। भारत में बाकायदा टूल किट चल रही है, और संजय राउत की ये पोस्ट भारत के सम्मान के विरुद्ध है। संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। अगर टूल किट का वो हिस्सा बन रहे हैं तो ये खतरनाक है। राजनीतिक दल हमारे ऐसा व्यवहार करें तो ये बहुत ही खतरनाक। नहीं, ये सच में खतरनाक इसलिए पंकज जी हो जाता है कि पड़ोसी मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है, आप चूंकि आपकी सरकार यहाँ पर नहीं है, दुआएं और उम्मीद लगाए बैठे कि ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाए। पंकज जी, क्या में भी तो इलेक्टेड सरकार थी ना? सर सुनिए, नेपाल में जाकर, अरे नेपाल में जाकर मोदी जी ने कुछ नहीं करवाया है। आप यहाँ बैठकर किसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं विवेक जी? इलेक्शन का रोना आप लोग रोते हैं। अरे भाई, इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहां पर जाकर नरेंद्र मोदी या यहाँ की पॉपुलेशन नहीं गिरा रही है बॉस। नेपाल में वहाँ के युवा उतरे हैं मैदान पर। अग्रीड, बट वो समझ गया गवर्नमेंट आया ना। आप लोग कहते हैं जो इलेक्शन जीतता है वो सही है, वहां पे इलेक्शन जीत करके एक सरकार। अरे तो इलेक्शन जीत गया इसका मतलब ये थोड़ी कि वहाँ की सड़कें आपके पिताजी की हो गई। इलेक्शन जीत गया इसका मतलब ये नहीं कि आप जनता के नौकर नहीं रहे। इलेक्शन जीत गया इसका मतलब ये नहीं कि अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने भेज दोगे। हाँ, तीसरी नंबर की पार्टी थी केपी ओली की। डोंट यू फॉरगेट दिस विवेक जी। टैक्स पर बात कीजिए आप। सुनिए तो आप मैडम, जब यहाँ पे विपक्ष कोई भी प्रश्न उठाता है, किसी सरकारी एजेंसी पे उठाता है, डेमोक्रेसी का विपक्ष भी पार्ट है, तो हमें पाठ पढ़ाया जाता है, प्रश्न मत पूछो। सर सुनिए, आप किसी पर भी, एक सेकंड विवेक जी, आवाज कम कीजिए। विवेक जी एक सेकंड, आप किसी भी संस्थान पर आवाज उठा सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं, ये लोकतंत्र है। और मैं आपको गारंटी देती हूं कि आप मेरे शो में आकर बोलिए और वन वे बोलिएगा, लेकिन बगैर किसी प्रूफ के नहीं, हवा में बैठकर नहीं सर, ठीक है? आप ही लोग हैं जिस संस्थान पर इस वक्त आप आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी, उसी संस्थान ने आपको जिताया है। और मैं गिना देती हूं, हिमाचल प्रदेश में आप जीते तब क्या हुआ, झारखंड में आप जीते तब क्या हुआ, जब आपको 99 सीटें मिली तब क्या हुआ। आपकी मर्जी से नहीं होता है ना कि कभी भी उठे नींद में से और उसके बाद किसी भी संस्थान को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया और फिर कहेंगे नहीं, हमें तो आप लोग कहते हैं कि हम लोग देश के दुश्मन है। सर, आप लोग अपनी खुदगर्जी के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये मैं सीधे तौर पर आप पर आरोप लगा रही हूँ। एक लाइन में बोलूं, देश के आप लोग सरकार को किसी को हम देश का दुश्मन नहीं कह सकते, लेकिन सत्ता से बाहर जाने की बौखलाहट ऐसी है कि देश कमजोर करने की कोशिशें करते रहते हैं। ये खतरनाक है। आप जब अपने देश की संस्थाओं को बिना किसी
पुख्ता प्रमाण के इस तरह से कमजोर करने की कोशिश करते हैं तो आप देश कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कौन कहता है कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं? कौन कहता है बताइए ना। किसको चाइना मॉडल अच्छा लगता है दुनिया के दूसरे देश में जाकर? ये क्या देश को कमजोर करने की कोशिश नहीं है? और भारत में लोकतंत्र मजबूत है, हम मूलतः लोकतंत्र वाले लोग हैं, इसीलिए इंदिरा जी की तानाशाही भी हमने खत्म कर दी। नहीं नहीं सर, सुनिए से विवेक जी, पहले दो और मेहमान, उसके बाद मैं आपको मौका दे दूंगी, ठीक है ना? नहीं 10 सेकंड तब ना, जब यू टॉक सेंस। नो विवेक जी, यू आर नॉट टॉकिंग सेंस। भाषा के हिसाब से नहीं बोलेंगे ना, हम तो अपनी आप लोग कवर फायर देते हैं। नेपाल की बात हो रही है और आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द टॉपिक टुडे मिस्टर श्रीवास्तव? What is the topic today? मैंने किस टॉपिक पर आपको आमंत्रित किया है ये बताइए आप। यहाँ पर भी आपको मोदी पर चर्चा करनी है। What is wrong with you, sir? तो आप फिर संजय राउत पे क्यों चर्चा कर रही हैं? संजय राउत ने नेपाल के मसले पर ट्वीट किया है बॉस। नेपाल पर ट्वीट किया, इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ। कुतर्क मेरे साथ मत कीजिए सर। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता देना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस सर, प्लीज। नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज का थोड़ी देर में संबोधन होने वाला है। प्रदर्शनकारियों से बात करेगी नेपाल की सेना। नेपाल की सेना काठमांडू के मेयर से भी इस वक्त बात करने वाली है, हमें यह जानकारी मिल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बालेन शाह जो है उन्होंने टिकटॉक पर एक वीडियो, क्योंकि उनका बाकायदा एक बड़े लेवल पर जो है कोई इन्फ्लुएंस है, तो वो बालेन शाह का बताया जाता है। आंदोलन का केंद्र भी बालेन शाह को बताया जा रहा है क्या? और इस बीच खबरें ये भी आने लगी थी कि मेयर ने कहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी ले तो नहीं ली है। हालांकि फिर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, देखिए मैं चाहता हूं चुनाव सबके सब आए, चुनाव में जिसे चुनेंगे वही नई सरकार होगी। लेकिन अभी बड़ी खबर यह है कि सेना के प्रमुख किसी भी वक्त आकर नेपाल में संबोधित कर सकते हैं नेपाल की इस जेन जी को, इन आंदोलनकारियों को। पंकज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, पहले नेपाल की स्थिति पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं और उसके बाद अस्मिता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन से ताल्लुक रखती हैं और नेपाल के सिलसिले में हमसे बातचीत करेंगी। पहले पंकज जी आप। नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसका कम्युनिज्म से या और कोई इज्म से कोई लेना देना नहीं। ओके। ये चीजें एक दिन में नहीं होती कि सोशल मीडिया पे बैन लगा और ये हो गया। ये गुस्सा पता नहीं कब से जमा हो रहा था। तो बुनियादी कारण क्या है इसका बुनियादी कारण है बहुत भ्रष्टाचार, इसका बुनियादी कारण है बेरोजगारी और बेतहाशा महंगाई। ये 3 मूल मुद्दे हैं। दुनिया में कम्युनिज्म करने से कि ये इसको इस तरह से चित्रित करना कि ये कोई किसी कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ विद्रोह है, ऐसा नहीं है। ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ विद्रोह है। दुनिया भर में कम्युनिज्म आया क्यों? चीन में, वियतनाम में, क्यूबा में, निकारागुआ में, ग्रेनेडा में, सब जगह कम्युनिस्ट सरकारें आई क्यों? पहले तो वहां कम्युनिज्म नहीं था, क्योंकि भ्रष्टाचार, क्योंकि बेरोजगारी, क्योंकि लोगों को काम नहीं, क्योंकि लोगों की जिंदगी दूभर, वो कम्युनिस्ट सरकारें वहां बननी शुरू हुई। ऑस्ट्रो हंगेरियन, ऑटोमन एम्पायर क्यों ध्वस्त हुआ? क्या वो कम्युनिस्ट थे? रोमानोव रूस में क्यों ध्वस्त हुए? कम्युनिस्ट थे क्या वो? ज़ुआंगटोंग एम्परर जो थे वो चीन में, उनको क्यों उखाड़ के फेंका गया? कम्युनिस्ट थे क्या वो? जर्मन एम्परर, इटालियन किंगडम, पुर्तगाल, अल्बानिया, रोमानिया, बल्गारिया, ग्रीस की राजशाही, मोंटेनेग्रो की राजशाही। पंकज जी रोक रही हूँ। पंकज जी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सेना ने नेपाल की कमान अब अपने हाथों में ले ली है। सेना ने सभी मंत्रियों से इस्तीफा देने के लिए कह दिया है। यानी कुल मिलाकर इस वक्त पूरे के पूरे नेपाल की कमान सेना के हाथ में है और सेना ने कह दिया है कि अब कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई प्रेसिडेंट नहीं, सारे मंत्रियों से कह दिया गया है कि आप इस्तीफा दीजिए, हालात को कंट्रोल में लिया जाएगा और उसके बाद नए सिरे से चुनावों की व्यवस्था की जाएगी। थोड़ी देर में सेना प्रमुख की तरफ से संबोधन भी किया जा सकता है। सेना के प्रमुख वहां पर अशोक राज, वो आंदोलनकारियों से बात भी करेंगे, वो काठमांडू के मेयर से भी बात करेंगे, ताकि नेपाल की जनता, ये जो इस वक्त हिंसक हो चला है पूरा का पूरा आंदोलन, इस पर कहीं ना कहीं एक लगाम और एक अंकुश लगा सके। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अस्मिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अस्मिता जी, स्थिति इस वक्त नेपाल की, आपको क्या कुछ इसके बारे में पता चल रहा है? क्योंकि अब तो सेना ने कमान अपने हाथों में ले ही ली है। जी,
रूबिका जी, एक्चुअली क्या है कि अब कोई अल्टरनेटिव्स नहीं है, एक ही अल्टरनेटिव्स है, वो है सेना का जो प्रधान सेनापति है अशोक राज सिकदेल जी। अब वो क्या कर सकते हैं कि अभी पार्लियामेंट भी उनके कारण से भंग हो सकता है, उन्हीं ने ही अब बालन जी हो या कोई भी हो किसी से भी संवाद कर सकते हैं, और सभी जितने भी जेएनजी के जो कार्यकर्ता है उनको भी उनको संवाद कर सकते हैं। उन्हीं का एक ही अब सेना के पक्ष में जनता है और जनता के पक्ष में भी सेना है। के केंद्र में क्या चीज है? ये ऐप पर बैन लगाना, भ्रष्टाचार, या फिर ये जो काठमांडू के मेयर हैं इनका आगे आना, या हम ही नेपाल की क्या वजह है, क्यों हुआ नेपाल में? इसमें क्या है कि एक्चुअली ये जो अभी पार्लियामेंट में जो थे, जो शासक है, जो केपी शर्मा ओली जी और ये जितने भी शेर बहादुर देउवा जी, ये जो भी है, ये बहुत पुराने नेता है। इतना साल हुआ कि ये जो जेएनजी ग्रुप है, इनने दूसरा किसी नया चेहरा भी अभी तक नहीं दिखा है नेपाल के पॉलिटिक्स में। तो इनका इतना साल हो गया, इसका कोई और नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सभी चीज ऐसा हुआ है कि सभी खत्म हो रहा है। ये सिर्फ सोशल मीडिया के बात नहीं है, यहाँ सुशासन का बात है, यहाँ भ्रष्टाचार विरोधी बात है, नेपाल में ही एक स्वरोजगार का बात है। इसी एजेंडा के साथ ये लोग सड़क में आए थे। और इनका क्या है कि अब एक ही विकल्प है, एक क्या विकल्प है, नेपाली सेना इसको टेक ओवर करके संवैधानिक प्रक्रिया और संविधान से का तो ये बात ही खत्म हो गया है। अस्मिता जी, एक चीज मुझे बता दीजिए, आप कह रहे हैं कोई और विकल्प नहीं है। हाँ, पूर्व दो जो पहले के प्रधानमंत्री थे उनके घरों को भी इन लोगों ने जला दिया, यानी उनसे भी नाराज है ना? चाहे वो शेर बहादुर हो, चाहे वो प्रचंड हो। फिर आगे अपने केपी शर्मा ओली। तो फिर अब नया चेहरा कौन, किसकी तरफ देख रहे हैं पूरे नेपाल के युवा? अभी तत्काल तो नया चेहरा को लाने के लिए भी सेना ही सक्षम होगा, और जो अभी है रोड में जो आया है उनको भी मिलाकर ये मध्यम मार्गी जो होता है एक मार्ग, इसको तय करने के लिए सेना ही सक्षम है। अब इसमें क्या है कि ज्यादा से ज्यादा फिर क्षति ना हो, क्योंकि अभी तो ज्यादा क्षति हो रहा है कि ये अभी तो ये आंदोलन किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब नेपाली सेना ही इसको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें नया चेहरा हो सकता है, बालन जी भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। इसके लिए अभी ऐसे ही हिसाब से नहीं होगा, जो आया है इंतजार करना होगा। ओके मुझे कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकना होगा, मैं दोबारा लौटूंगी तो इस मसले पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लौटेंगे, बड़ी खबर है, बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया पर जारी रहेगी।